हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 10 वर्किंग विद टेबल्स के अंदर आज हम बात करेंगे डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। हमने आगे के लेक्चर में देखा कि डेटा कैसे इंसर्ट होता है। कोई भी रिकॉर्ड अगर हमें एडिट करना है तो कैसे कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, ओके, टेबल कैसे ओपन होता है। अब आज हम बात करेंगे कि टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। To keep our database precise and meaningful, it is very much necessary to delete unnecessary or incorrect records from the table. Doing this will provide a clear picture and at the same time it will free some disk space. To delete any record from the table, open the table and select the unwanted record. After selecting the record, we can delete it using following two steps. रिकॉर्ड को जो अननेसेसरी जो डेटा होता है वो कैसे होता है, हमारी जो डिस्क की स्पेस होती है वो भी फ्री होती है, क्योंकि कोई ऐसा डेटा है कि जो अननेसेसरी है, हमें ज़रूरत नहीं है, उसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो डेटा अब दो तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। कौन से दो तरीके से? तो फर्स्ट है बाय प्रेसिंग डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड और सिलेक्टिंग टेबल ऑप्शन फ्रॉम एडिट मेनू। आप क्या कर सकते हो, जो रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है पहले आपने वो सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, आप जो डिलीट की है उसे प्रेस करते हो कीबोर्ड के अंदर तो भी आपका जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाता है। या फिर सिलेक्टिंग डिलीट ऑप्शन फ्रॉम एडिट मेनू, या फिर आप एडिट मेनू के अंदर से भी डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय राइट क्लिकिंग द सिलेक्टेड रिकॉर्ड एंड चूजिंग डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन फ्रॉम द सब मेनू, या फिर जो रिकॉर्ड डिलीट करना है आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन का एक ऑप्शन होता है, वो मेनू ओपन होगा तो वो भी सिलेक्ट करके आप कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो। तो इतना क्लियर हो गया कि कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना है तो कैसे करोगे। वो रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करके डिलीट की जो होती है कीबोर्ड में उससे प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हो, या फिर एडिट नाम के मेनू में से एडिट डिलीट कर सकते हो। देन आप राइट क्लिक करके डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, व्हेन यू डिलीट द रिकॉर्ड बेस विल डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स विद अ वार्निंग मैसेज एज शोन इन फिगर। जब कोई भी आप जो रिकॉर्ड डिलीट करते हो तो क्या होगा कि एक आपको वार्निंग का मैसेज आएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि आपको ये आपका डेटा है वो आपको डिलीट करना है कि नहीं करना है परमानेंट। तो देन यस और नो आप सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस डायलॉग बॉक्स। If you click on the yes button, then the selected record will be deleted from the table permanently. But if you click on no button, then the record will not be deleted from the table and it will be redisplayed in the view. अब ये था आपका रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं वो। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर कोई भी डेटा हमें शॉर्टिंग का यूज़ करना है डेटा के अंदर, कोई रिकॉर्ड में हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें वर्क करना है या फिर अरेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सिलेक्ट ऑन द फील्ड दैट वी वांट टू शॉर्ट एंड देन क्लिक ऑन आइदर शॉर्ट असेंडिंग बटन और शॉर्ट डिसेंडिंग बटन फ्रॉम द टूल बार। क्या करना है हमें कि पहले हमें जिसे हमें शॉर्टिंग देनी है असेंडिंग या डिसेंडिंग में वो फील्ड को हमें सिलेक्ट करना है, और उसके बाद वो फील्ड को अगर हमें असेंडिंग में ऑर्डर करना है या डिसेंडिंग में तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है A to Z, मतलब A एरो Z जो असेंडिंग ऑर्डर में आपका जो रिकॉर्ड या फील्ड है वो अरेंजमेंट करता है असेंडिंग ऑर्डर में, और Z to A जो है वो डिसेंडिंग बटन है टूल बार के अंदर होता है, वो आपके फील्ड को डिसेंडिंग में अरेंजमेंट करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया आपको कि डेटा शॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो डेटा को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे टूल बार के अंदर जो बटन होते हैं उसका यूज़ करना है हमें। पहले डेटा या फील्ड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जैसे हमें अरेंजमेंट करनी है वैसे आप डेटा या इसे आप बटन को सिलेक्ट कर सकते हो। अल्टरनेटिवली क्लिक ऑन शॉर्ट बटन एंड डायलॉग बॉक्स एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट ऑर्डर, फील्ड के नेम है, ऑर्डर है। ओके, फील्ड के नेम कौन कौन से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, सेलिंग प्राइस,
तो यहाँ पे जो भी फील्ड लिए होंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। तो वो फील्ड में से आपको किस फील्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग में ऑर्डर में करना है वो भी बाजू में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर प्रोडक्ट कैटेगरी को हमें असेंडिंग में करना है तो असेंडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग सिलेक्ट करके ओके पे आपको क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, इन शॉर्ट आपको आप यहाँ पे देख सकते हो कि शॉर्टिंग में आपको याद क्या रखना है कि अगर डेटा शॉर्ट करना है तो कौन से बटन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको एक बार देख लेना है असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए इसका यूज़ होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोलिंग डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है? By now you might have become quite familiar with Base. So let's continue our discussion of designing database for our sample application. We have already designed 4 tables: supplier, product, employee and customer. Now let's have a relook at the table design from the point of view of data redundancy. एग्जैक्टली डेटा रिडंडेंसी क्या है, ये डेफिनेशन अब आ रही है, याद रखनी है फ्रेंड्स कि डेटा रिडंडेंसी मतलब डेटा रिडंडेंसी इज अ टर्म यूज फॉर अननेसेसरी डुप्लीकेशन और रिपीटेशन ऑफ डेटा। डेटा रिडंडेंसी वन टाइप का एक टर्म है जो किसके लिए यूज़ होती है कि कोई भी टेबल हम क्रिएट करते हो तो एज अ डेटा तो कहीं ना कहीं होता ही है कि जो डेटा क्या होता है, रिपीट होता है, डुप्लीकेशन या फिर रिपीटेशन जो बोलते हैं वो डेटा होता है। तो वो जो रिपीटेशन होता है उसे दूर करने के लिए जो टेक्निक का यूज़ करते हैं तो हमें कौन सी टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, ओके, वो भी आगे आएगा। लेकिन अभी डेटा रिडंडेंसी क्या है, वन टाइप का एक टर्म है जो अननेसेसरी और रिपीटेशन ऑफ डेटा, रिपीटेड डेटा के लिए जो टर्म का यूज़ होता है इट्स कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। इन शॉर्ट डेटा रिडंडेंसी मतलब कि डुप्लीकेट डेटा या फिर रिपीटेड डेटा। ओके फ्रेंड्स, तो ये डेफिनेशन याद रखनी है, IMP है कि व्हाट इज़ डेटा रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी इज टर्म यूज्ड फॉर अननेसेसरी डुप्लीकेशन और रिपीटेशन ऑफ डेटा। अब हम एग्जांपल लेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि टेबल के अंदर ऐसा कौन सा डेटा होता है जो रिपीट होता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम एग्जांपल। वी हैव सीन दैट द कस्टमर टेबल हैज़ अ फील्ड कॉल्ड सिटी। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वुड हैव मैनी कस्टमर दैट बिलोंग टू द सेम सिटी। एक स्टोर हमने क्रिएट किया है जिसका नेम था मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जो उसके बहुत सारे कस्टमर होते हैं ओके सेम सिटी में। थस इफ़ 100 customer belong to city called Ahmedabad, then for each of this customer the string Ahmedabad would be repeated। क्या हुआ कि ये स्टोर के अंदर कस्टमर जो है वो अहमदाबाद के हैं, ओके, या फिर अहमदाबाद के हैं। तो अहमदाबाद की 100 कस्टमर हैं, तो 100 कस्टमर मतलब 100 टाइप हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये सिटी का नेम लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो स्ट्रिंग होती है सिटी का नेम में होता है वो क्या हुआ, रिपीट हुआ, डेटा डुप्लीकेट हुआ, तो इसे क्या बोला जाता है, ये जो टर्म है उसे बोला जाता है इट्स कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी thus leads to wastage of storage space and is inefficient for several reasons. For example, a change in redundant data require change at multiple places in a database। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा है रिपीटेड डेटा है उसे हमें दूर करना पड़ेगा। अब आपको ये तो पता चल गया एग्जाम्पल के साथ कि डेटा रिडंडेंसी क्या होता है। अब हम इसे दूर कैसे करेंगे? टू एलिमिनेट रिडंडेंट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वी मस्ट टेक स्पेशल केयर टू ऑर्गेनाइज द डेटा स्टोर्ड इन द टेबल्स। Database designers attempt to eliminate it as far as possible by using a technique called data normalization। आप ये जो डेटाबेस जो डेटा रिडंडेंसी मतलब रिपीटेड डेटा है उसे दूर करने के लिए जो डेटाबेस डिज़ाइनर हैं वो एक टेक्निक का यूज़ करते हैं। उस टेक्निक को क्या बोला जाता है, इट्स कॉल्ड डेटा नॉर्मलाइजेशन। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि जो डेटा रिपीट होता है उसे दूर करने के लिए जो टेक्निक का यूज़ होता है वो टेक्निक को क्या बोला जाता है, इट्स कॉल्ड डेटा नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे MCQ हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो डिज़ाइनर जो टेक्निक का यूज़ करते हैं डेटा रिडंडेंसी के लिए तो उसे नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। ये नॉर्मलाइजेशन क्या है वो तो आपको पता चल गया है कि नॉर्मलाइजेशन टेक्निक का यूज़ होता है, लेकिन ये टेक्निक मतलब वर्क कैसे करेगी तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसी प्रोसेस है,
नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सजेस्ट डीकम्पोजिशन ऑफ सिंगल टेबल इनटू मल्टीपल टेबल। तो जो नॉर्मलाइजेशन है वो ऐसी प्रोसेस होती है, तो जो वो क्या करती है, टेबल को, एक सिंगल टेबल को मल्टीपल टेबल्स के अंदर डीकम्पोज करती है, डिवाइड करती है। एक सिंगल टेबल में से मल्टीपल टेबल्स डिवाइड होते हैं, और ये जो रिलेशनशिप क्रिएट होती है उसे कौन से रिलेशनशिप बोला जाता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, याद रखना है कि नॉर्मलाइजेशन के टाइम जो रिलेशनशिप क्रिएट होती है वो रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मतलब पेरेंट मतलब कि जो मेन टेबल होगा और जिसमें से टेबल डिकम्पोज हुआ है वो पेरेंट है, और जो टेबल डिकम्पोज हुआ है उसे चाइल्ड आप बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, thus in case of customer table in our sample database, new table can be created to store information. Above city, let's name this table as city. We are aware that each area within a city has a distinct pin code associated with it. A pin code can be used to uniquely identify city and area within city. Thus, pin code can be used as a primary key to identify each record in the city table. यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने कि सिटी नाम का एक टेबल है। ओके, तो अब क्या हुआ कि जो सिटी नाम के जो टेबल के अंदर हम पिन कोड का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिन कोड को हम प्राइमरी की दे सकते हैं। आपको पता होगा कि प्राइमरी की किसके लिए यूज़ होती है, कोई भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पता है कि अब पिन कोड के ऊपर से आप एरिया डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा एरिया है। ओके, अगर आप पिन कोड लिखते हो तो एरिया लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। तो पिन कोड जो है उसे आप प्राइमरी की दे सकते हो। Now if we are given a pin code, the information pertaining to the location of customer can be searched from city table. ओके, तो कस्टमर जो होता है वो सिटी टेबल के अंदर पिन कोड सर्च करके एरिया को या फिर लोकेशन को सर्च कर सकता है। बट यू कैन ऑब्जर्व दैट अबाउट डिजाइनिंग सिटी टेबल कंटेन्स सैम लोकल डेटा रिडंडेंसी। लेकिन यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी तो हो ही रही है। ओके, प्राइमरी की तो आप दे सकते हो, लेकिन डेटा रिडंडेंसी हो रही है ना। यहाँ पे आप उसके जो नेम है सिटी के नेम वो तो रिपीट हो रहे हैं, तो उसे हमें दूर करना है। Some city and state gets repeated multiple times. To avoid data redundancy, again city table has to be decomposed into multiple tables. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने बात की कि डेटा रिडंडेंसी को दूर करने के लिए जो प्रोसेस का यूज़ होता है इट्स कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, टेबल्स को डीकम्पोज करते हैं मल्टीपल टेबल्स में। तो ये जो सिटी नाम का टेबल है जिसमें डेटा रिपीट होता है वो टेबल को हम क्या करेंगे, मल्टीपल टेबल के अंदर डीकम्पोज करेंगे। इन प्लेस ऑफ द फील्ड स्टेट नेम अ फील्ड स्टेट ID शुड बी स्टोर्ड, एंड इन प्लेस ऑफ द फील्ड कंट्री नेम अ फील्ड कंट्री ID शुड बी स्टोर्ड। ओके, कैसे आप डीकम्पोज करोगे, सिटी है तो सिटी किसमें होती है, कोई भी स्टेट के अंदर होती है। ओके, स्टेट किस में होता है, कंट्री में अंदर होता है। तो ये 3 टेबल यहाँ पे डीकम्पोज हो गए। ओके, और सबको हम प्राइमरी की दे सकते हैं ना, जैसे कि स्टेट ID, स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसके स्टेट ID भी दे सकते हैं, कंट्री ID भी दे सकते हैं। ओके, तो कैसे दे सकते हैं हम देखेंगे। न्यू टेबल दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट एंड कंट्री शुड बी क्रिएटेड। तो यहाँ पे 3 टेबल है। ओके, हमने ये डीकम्पोज कर दिए हैं मल्टीपल टेबल्स के अंदर, कंट्री, स्टेट एंड सिटी। ओके, यहाँ पे कंट्री में फील्ड नेम एंड डेटा टाइप, जो आप देख सकते हो कि फील्ड नेम हमने 2 दी है, क्या, कंट्री ID एंड कंट्री का नेम। देन है स्टेट ID, स्टेट का नेम, और यहाँ पे कंट्री ID भी लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंट्री जो ID है वो कंट्री के टेबल के अंदर वो क्या है, प्राइमरी की है। ओके, तो ये जो प्राइमरी की है उसका यूज़ हमने किस में किया है, स्टेट नाम के टेबल के अंदर भी किया है। तो जो प्राइमरी की का यूज़ हम दूसरे टेबल में के अंदर करते हैं तो वो कौन सी की बन जाती है, इट्स कॉल्ड फॉरेन की। वैसे ही आप देख सकते हो कि स्टेट नाम के टेबल के अंदर जिसका यूज़ हमने किया है स्टेट ID का,
जो स्टेट मतलब कि स्टेट नाम के टेबल की जो प्राइमरी की है उसका यूज़ हमने सिटी नाम के टेबल में किया है, तो वो क्या हो गई उसकी फॉरेन की। ओके, तो प्राइमरी की तो आपको समझ में आ गया है कि कोई भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। प्राइमरी की कैसे देती हैं वो भी आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे कंट्री आईडी, स्टेट आईडी, पिन कोड, वो क्या है प्राइमरी की है। ओके, अब फॉरेन की क्या होती है, तो फॉरेन की क्या होती है कि एक जो टेबल है, एक टेबल की प्राइमरी की का यूज़ हम दूसरी टेबल के अंदर करते हैं, तो वो जो की होती है वो फॉरेन की बन जाती है। यहाँ पे कंट्री आईडी जो प्राइमरी की है तो उसका यूज़, वो फील्ड का यूज़ हमने स्टेट के अंदर किया है, तो वो स्टेट की अंदर प्राइमरी की जगह वो फॉरेन की बन जाती है। Here we have assigned country ID, state ID and PIN code fields as primary key of country, state and city table respectively. Okay, as in figure 10.5 now city, state and country tables are related with each other. तीनों टेबल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. Also as the PIN code would be one of the fields in customer, employee and supplier table, these tables are related with the city table. The table which contains primary key is known as master table. जो टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है उसे क्या बोला जाता है, इट्स कॉल्ड मास्टर टेबल. As discussed earlier, two tables are related to each other using a common field in above example. The state and country table is related using country ID field. Then field country ID act as a primary key in the कंट्री टेबल. कंट्री टेबल के अंदर कंट्री आईडी जो है वो प्राइमरी की है. द फील्ड कंट्री आईडी इन द स्टेट टेबल दिस बोरो द वैल्यू फ्रॉम द फील्ड कंट्री आईडी इन द कंट्री टेबल. क्या करेगी, ये जो कंट्री आईडी का यूज़ हमने स्टेट नाम के टेबल के अंदर किया है. ओके, तो वो क्या करेगा कि उसकी वैल्यू को ले सकती है. मतलब कि कंट्री आईडी की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू को स्टेट नाम के टेबल के अंदर वो ले सकती है, जो वैल्यू होती है उसे बोरो कर सकती है. इसीलिए द कंट्री आईडी फील्ड इन द स्टेट टेबल इज नॉन एज फॉरेन की. तो फॉरेन की क्यों होती है वो पता चल गया फ्रेंड्स. कि जैसे मैंने आपको आगे बताया कि जो प्राइमरी की होती है वो प्राइमरी की का आप दूसरे टेबल के अंदर यूज़ करते हो. क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि आप उसकी वैल्यू को आप बोरो कर सकें, इसलिए आप क्या करते हो उस वैल्यू को यूज़ करते हो. तो उसे क्या बोला जाता है, फॉरेन की. तो फ्रेंड्स याद रखना है व्हाट इज़ अ प्राइमरी की, व्हाट इज़ अ मास्टर टेबल, व्हाट इज़ फॉरेन की. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की का यूज़ हम क्यों करते हैं. क्योंकि जो प्राइमरी की जो होती है, प्राइमरी की वैल्यू होती है वो वैल्यू को हम बोरो कर सके दूसरे टेबल के अंदर, तो इसलिए हम फॉरेन की का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं ना कि आपने कंट्री आईडी आपने 1 डाली है. ओके, और कंट्री आईडी 1 के अंदर आपने 1 का नंबर आपने फॉर एग्जांपल कि गांधीनगर आपने दिया है. ओके, कि कंट्री आईडी 1 मतलब कि जो 1 है, तो वो जब आप 1 एंटर करते हो तो उसकी वैल्यू हमने क्या दी है, गांधीनगर दी है. तो क्या होगा, जब यहाँ पे कंट्री स्टेट टेबल के अंदर हम कंट्री आईडी की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम 1 ही एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो गांधीनगर है वो स्ट्रिंग आ जाएगी. तो क्या होगा कि उससे हमारी जो डिस्क की मेमोरी होती है, जो स्पेस होती है वो भी उसकी कम यूज़ होती है, और हमारी जो डेटा रिपीटेशन होता है, रिडंडेंसी होती है, वो भी उसमें कम होती है. फॉरेन की कैन बी डिफाइंड एज फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड whose value are borrowed from another table. ओके, जैसे यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है कि फॉरेन की क्या है, तो फॉरेन की कैन बी डिफाइंड एज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड, और या फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड भी बोल सकते हो ना. कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड हुज वैल्यू, इसकी वैल्यू बोरो फ्रॉम अनदर टेबल, जिसकी वैल्यू हम दूसरे टेबल में से बोरो कर सकते हैं. When it is combination of more than one field, it is known as composite foreign key.
यहाँ पे हम जो हमने आगे देखा वो एक ही फील्ड का कॉम्बिनेशन था, लेकिन हम एक से ज़्यादा टेबल में भी ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? इट्स कॉल्ड कंपोजिट फॉरेन की। When it is combination of more than one field, it is known as composite foreign key. When a master table has a composite primary key, tables related with it hold composite foreign keys. जब मास्टर टेबल के अंदर कंपोजिट प्राइमरी की का हम यूज़ करते हैं, तब वो कंपोजिट फॉरेन की को भी होल्ड कर सकती है। एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता है फील्ड का, तो उसे भी वो होल्ड कर सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्राइमरी की क्या है याद रखना है, फॉरेन की क्या है, देन मास्टर टेबल क्या है, कंपोजिट प्राइमरी की किसे बोलते हैं, देन कंपोजिट फॉरेन की किसे बोलते हैं, वो सारे एमसीक्यू यहाँ पे याद रखने हैं। एक नोट याद रखनी है कि फॉरेन की फील्ड cannot contain a value that does not exist in its related primary key field. Then next हम बात करेंगे composite primary key. ओके, composite primary key हम कैसे देते हैं? To create composite primary key, order detail टेबल का नेम लिया है यहाँ पे, तो क्या हो, यहाँ पे ऑर्डर डिटेल टेबल के अंदर हमने कंपोजिट प्राइमरी की देनी है हमें, तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट रो कंटेनिंग ऑर्डर आईडी फील्ड। ऑर्डर आईडी फील्ड को हमने सिलेक्ट कर दिया, प्रेस कंट्रोल की एंड सिलेक्ट पी कोड रो, बोथ द रो विल बी साइमल्टेनियसली सिलेक्टेड। ओके, हमें क्या करना है? कंट्रोल की को प्रेस करके देन हमें पी कोड सिलेक्ट करना है, पी कोड सिलेक्ट किया और ऑर्डर आईडी सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें एक कंपोजिट प्राइमरी की देनी है, 2 प्राइमरी की देनी है, तो क्या हुआ, तो क्या करेंगे हम? कंट्रोल प्रेस करके ऑर्डर आईडी एंड पी कोड को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है? राइट क्लिक इन सिलेक्टर एरिया, अ पॉपअप मेनू विथ ऑप्शन प्राइमरी की विल बी डिस्प्ले। कंट्रोल की प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन प्राइमरी की ऑप्शन एंड की सिंबल विल बी डिस्प्ले इन द लेफ्ट द टू सिलेक्टेड रो। हमें पता है कि की जैसा सिंबल होता है प्राइमरी की का, तो आप प्राइमरी की सिलेक्ट करते हो तो जो दोनों में आपने सिलेक्ट किया है प्राइमरी की में, तो वो दोनों में यहाँ पे आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो ऑर्डर आईडी और पी कोड दोनों में प्राइमरी की आ गई है, तो इसे आप कंपोजिट प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि डेटा को या फिर रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की कैसे देते हैं, प्राइमरी की क्या है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।